Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I'm Suman Bharti and today I will discuss about MCQs. Okay, आज हमारा ये MCQs का 4th क्लास है. ओके और पिछले 3 क्लासेस में हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के बहुत सारे MCQs को देखा. अप्रॉक्स 45-44 MCQs को देखा था. ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से उसे डिटेल में किया था. एक एक MCQs को मैं एक्सप्लेन भी करती जा रही थी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास है ये हमारा. मैं आज 10 MCQ को बताने वाली हूँ. द लिविंग वर्ल्ड का ही ये नेक्स्ट MCQs है. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पिछला MCQs जाके देखें. और द लिविंग वर्ल्ड का जो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है अपने चैनल पे, आप लोग उसे भी विज़िट कर सकते हो. और उससे आप लोग चैप्टर वाइज रिवीजन भी कर सकते हो. उसके बाद MCQs को बना सकते हो. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना MCQs. ये देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का. सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ. ग्रोथ के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब ये इनकरेक्ट वर्ड आए या फिर नन ऑफ द अबव आए तो उसमें हमें बहुत ध्यान से चूज़ करना है, क्योंकि इसमें 3 आंसर आपके सही होंगे और 1 गलत होंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्शन को. पहला ऑप्शन है हमारा, इंक्रीज इन बॉडी मास इज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. ओके, सेकंड है ऑप्शन, एनिमल्स ग्रो अप टू अ सर्टेन एज. ओके, तो ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है. फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा सही है कि इंक्रीज इन बॉडी मास इन क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बॉडी मास में इंक्रीजमेंट होता है, ये ही क्राइटेरिया है उनका ग्रोथ का. ओके, थर्ड ऑप्शन है हमारा, ग्रोथ इन प्लांट्स इज डेफिनिट ऑलवेज. ये जो लाइन है, ग्रोथ इन प्लांट इज डेफिनिट ऑलवेज, प्लांट में कभी भी ग्रोथ जो है वो डिफाइन नहीं होता है, उनमें डेफिनिट नहीं होता है, वो इनडेफिनिट मैनर में ग्रोथ करते हैं, उनका ग्रोथ कभी भी नहीं रुकता है. ओके, फोर्थ ऑप्शन है हमारा, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड. ये भी ऑप्शन हमारा सही है. तो हमारा ऑप्शन गलत कौन सा है? थर्ड नंबर ऑप्शन गलत है. इसका मतलब कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना था. ओके, अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे. हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? रीजेनरेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन. रीजेनरेशन इन चारों में से किस में देखा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा फंगी, सेकेंड ऑप्शन है प्लानेरिया एंड थर्ड ऑप्शन है हाइड्रा, फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, तो फंगी में भी हम लोग रीजेनरेशन को देखते हैं, फंगी में फ्रैगमेंटेशन होता है. प्लानेरिया में भी फ्रैगमेंटेशन, दैट मीन्स कि अगर आप लोग उसे कट कर देते हो, अगर किसी पार्ट, बॉडी पार्ट का प्लानेरिया का कट जाता है तो वो बॉडी पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. हाइड्रा में भी बडिंग होता है, वो भी एक रीजेनरेशन का ही एग्जाम्पल है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सकता है? क्योंकि हमारा तीनों ऑर्गेनिज्म में हम देख रहे हैं कि रीजेनरेशन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, दैट इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? टेक्सोनॉमिकली नोन नंबर ऑफ स्पीसीज. टेक्सोनॉमिकली जो है स्पीसीज के नोन नंबर कितने हैं वर्ल्ड में या पृथ्वी में? तो वो है आपका 17 lakhs. ठीक है, कितने हैं? 17 lakhs. ये NCERT की लाइन है, इसे याद करना है आप लोगों को. ओके, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन क्लासिकल टेक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़. क्लासिकल टेक्सोनॉमिक और मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी में क्या कॉमन चीज़ें हो सकती है? क्लासिकल दैट मीन्स जो टेक्सोनॉमी पहले चली आ रही थी और जिसे मॉडिफाइड करके अभी जिसे प्रेजेंट किया जा रहा है, वो टेक्सोनॉमी में क्या दोनों में कॉमन कैरेक्टर्स हो सकते हैं? ओके, तो हमारा ऑप्शन हम लोग देखते हैं. पहला ऑप्शन है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, दूसरा डेवलपमेंटल प्रोसेस, तीसरा जेनेटिकल कैरेक्टर्स एंड चौथा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो
पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये तो चेंज नहीं होगा, ये सभी में सेम रहेगा, चाहे वो क्लासिकल टेक्सोनॉमी हो या मॉडर्न टेक्सोनॉमी हो। दूसरा है डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस चेंज हो सकते हैं, वो किसी और इन्वायरमेंट में किसी और तरह से डेवलप कर सकते हैं कोई ऑर्गेनिज्म, अगर उसे इन्वायरमेंट चेंज करके दिया जाए तो वो किसी और भी तरह से डेवलप कर सकते हैं ना। जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर्स में भी चेंजेस आते हैं। फोर्थ है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनमें भी चेंज आते रहते हैं इवोल्यूशन में। ओके, तो सिर्फ चेंज किस में नहीं आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बनावट जैसी है वो वैसी ही रहेगी, चाहे वो आज से 10 साल पहले हो या 100 साल पहले हो। अगर हम 100 साल पहले के डॉग को देखें और अभी के डॉग को देखें तो उनमें उनकी बनावट में कोई अंतर नहीं है। हाँ, उनके जेनेटिकल कैरेक्टर्स में, उनके इवोल्यूशन में चेंजेस आ सकते हैं, उनके डेवलपमेंट प्रोसेस में चेंजेस आ सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1। ओके, अब हम लोग अपना 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म सिस्टमेटिक्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिस्टमेटिक वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव्ड किया गया है, कहाँ से लिया गया है, और सिस्टेमा जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि सिस्टमेटिक्स वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है। ओके, ठीक है ना, और सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो चलिए हम लोग अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रीक एंड इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, सिस्टेमा का मतलब बता रहा है। सेकंड में है लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। थर्ड है इंग्लिश वर्ड एंड टेक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और फोर्थ है बोथ 1 and 3। तो बोथ 1 and 3 ये ग्रीक लैंग्वेज तो होगा ही नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज भी होगा ही नहीं। तो 1 and 3 बोथ 1 and 3 जब फोर्थ में है तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि 1 and 3 दोनों गलत हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 2, कि सिस्टमैटिक्स वर्ड जो है लैटिन से वर्ड से लिया गया है, उसे डिराइव किया गया है, और सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, नो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड प्रायर टू दोज यूज्ड बाय लिनियस इन 1758 इन द 10th एडिशन ऑफ। मतलब जब लिनियस ने अपने बुक का पब्लिकेशन करवाया था तो उन्होंने 10th एडिशन तक अपने बुक को पब्लिश करवाया, लेकिन उनके बुक का कोई नाम नहीं दिया गया। लेकिन 10th एडिशन के बाद उनके बुक का नाम दिया गया, तो वो नाम क्या है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टेमा नेचर, दूसरा है स्पीसीज प्लांटुरम, थर्ड है जेनेरा प्लांटुरम, और फोर्थ है फिलोसोफिया बोटानिका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। उनके लीनियस के जो है बुक का नाम था सिस्टेमा नेचर। ठीक है, उसी बुक में सिस्टेमा नेचर में ही उन्होंने टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ को किया है ना। अब हम लोग अपना 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर से यहाँ पे क्या आ गया आपका, इनकरेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो हैं आपके करेक्ट होंगे और ओनली 1 जो है इनकरेक्ट होंगे। तो चलिए हम लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के विथ रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन इटैलिक्स एंड रिटन इन लैटिन। क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स जो है जनरली इन इटैलिक्स एंड रिटन इन लैटिन। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बायोलॉजिकल नेम को लैटिन वर्ड से लिया गया है और उसे इटैलिक में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट अपोजिट है आपका स्टेटमेंट। ओके, इसे ध्यान में रखेंगे। दूसरा है हमारा ऑप्शन जेनरिक एपिथेट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ये बिल्कुल सही है। बोथ नेम एंड नेम्स आर सेपरेटली अंडरलाइन टू इंडिकेट्स देयर लैटिन ओरिजिन, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑथर्स नेम इज़ रिटन आफ्टर द साइंटिफिक नेम इन रोमन टाइप, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है, 1। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो 1 होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट को ही चूज़ करना है।
अब हम लोग देखते हैं अपना 8 नंबर क्वेश्चन। ओके, हमारे 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? करेक्ट बाइनोमियल एपिथेट ऑफ गार्डन पी। गार्डन पी का करेक्ट बाइनोमियल नेम बताना है। ठीक है, तो ये बाइनोमियल नेम करने के लिए आपको एनसीईआरटी की लाइन को ध्यान में रखना होगा, है ना, कि मैंने क्या क्या आप लोगों को एनसीईआरटी में बताया है या आप लोगों ने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा है ना। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा पाइजम सटाइवम, ऑप्शन नंबर 2 है पाइजम सटाइवम लिन, 3 है पाइजम सटाइवम लिन, 4th है पाइजम सटाइवम लिन। अब इसमें डिफरेंस क्या है और गलत कौन सा है और सही कौन सा है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? पाइजम सटाइवम। ठीक है, ये सही है, लेकिन इसमें क्या है, आपका जो साइंटिस्ट का नाम है वो इसमें अटैच नहीं है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है एनसीईआरटी की लाइन में कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 बाइनोमियल एपिथेट मतलब कि स्पीसीज और जीनस जेनरिक नेम के बाद में साइंटिस्ट के नाम को भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 में है पाइजम सटाइवम। ये क्या है? आपका सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है? पाइजम सटाइवम लिन। इसमें क्या है, आपका इटैलिक वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपका ये सारा करेक्ट है। और सॉरी, हाँ, ये देखिए पाइजम सटाइवम क्या है, आपका ये इटैलिक वर्ड में भी लिखा हुआ है और साइंटिस्ट का नाम भी लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए। अब इसमें देखिए पाइजम सटाइवम लिन, इसमें क्या फॉल्ट है कि आपका जो सटाइवम है स्पीसीज एपिथाइट है, उसका जो नाम है वो कैपिटल लेटर में एस है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोगों ने एनसीईआरटी में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा है कि जो आपका स्पीसीज का नाम होगा वो उस फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जेनरिक नेम में फर्स्ट लेटर जेनरिक में फर्स्ट लेटर जो है वो आपका कैपिटल होगा और स्पीसीज एपिथेट में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सही होगा, क्योंकि ये इसका जो जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है और स्पीसीज का नेम जो है वो स्मॉल लेटर में है। इसमें क्या कहते हैं उसे, आपका जो साइंटिस्ट का नाम है वो भी लिखा हुआ है और ये इटैलिक फॉर्म में भी है। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग अपना 9th क्वेश्चन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट्स ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ एन एनिमल्स। ये आपका एनसीईआरटी की लाइन में नहीं है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो इसमें कौन सा सही होगा, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। अकेसिया निलोटिका इंडिका, सेकंड ऑप्शन है ब्रासिका ओलिरेसिया बोट्राइटिक्स, 3 ऑप्शन है हमारा कॉर्वस स्प्लेंडस, 4th ऑप्शन है हमारा मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 इज करेक्ट, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट्स इज डन बाय। प्लांट्स का जो स्टैंडर्डाइजेशन नेम है वो किसके द्वारा किया जाता है? ICBN, ICNB, ICNCP या 4th ऑप्शन में है बोथ 1 and 3 इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ICBN एंड ICNCP ये दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, 10 MCQs को देखा। आई होप कि आप लोगों को ये सारा MCQs समझ में आया होगा। एंड मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप लोगों को जो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये समझ में नहीं आया होगा अगर किसी स्टूडेंट को, तो प्लीज़ वो हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पे एक वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊंगी। व्हाट इज़ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, और
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा, आज का MCQ कितना समझ आया है। ओके, मैं ऐसे ही MCQs आप लोगों के साथ लेके आती रहूँगी। मैं और भी बहुत सारे द लिविंग वर्ल्ड के MCQs को करवाऊँगी। ठीक है, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। तब